अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले तो मैं आपको 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और दूसरी बात, जैसे कि कल रफ़ीक खंडेलवी जी के साथ जो हुआ, काफ़ी निंदनीय घटना थी। पुलिस ने ये कहकर उन्हें कल थाने में रखा कि वह 15 अगस्त की एक दंडवत यात्रा थी जिसकी उनको परमिशन नहीं मिली और वो परमिशन नहीं मिल रही है, ये कहकर पुलिस ने रोका। ठीक है साहब, आपने रोक लिया, एक दिन पहले पाबंद कर दिया। अगर बंदा अपनी यात्रा निकाल रहा था तो उसी दौरान आप उस पर कार्रवाई करते हैं। सेकंड थिंग, और पार्टीज़ को, समाज सेवियों को, कई लोगों को परमिशन दी गई थी। तो आर्टिकल 15 और 16 जो आपसे कहता है कि एवरी पीपल आर इक्वल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, के राज्य के जो सभी नागरिक हैं वो समान हैं बिना किसी भेदभाव के। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर रफ़ीक भाई के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हुआ कि उन्हें परमिशन नहीं दी गई? एक अहिंसा पूर्वक यात्रा वो निकाल रहे थे, एक अहिंसा पूर्वक यात्रा निकाल रहे थे, कोई हिंसा पूर्वक नहीं निकाल रहे थे। 3-4 आदमी को लेकर उन्होंने कई बार अपने वीडियो में कहा कि हम एक शांतिपूर्वक यात्रा निकालेंगे और 4-5 लोग ही जाएंगे, दंडवत यात्रा जो है। और वो इसलिए निकाल रहे थे कि मुख्यमंत्री तक हमारी बातों को रखा जाए। और जाहिर सी बात है, जो सत्ता में होगा उसी के पास आप बात रखेंगे, और किसके पास जाएंगे? तो एक अपने जननायक के पास वो बात रखने जा रहे थे, ठीक है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपनी बात रख सकता है। आर्टिकल 19 आपको कहता है कि राइट टू स्पीच। तो कल क्या हुआ? राइट टू स्पीच की धज्जियाँ उड़ा दी। हिंदुस्तान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19, जो आपको कहता है आपको बोलने की अधिकार है। किससे बोलेगा आदमी? जो सत्ता में पार्टी है। विपक्ष से थोड़ा ना बोलेगा, आप सत्ता से मांगेंगे ना जो भी है। तो पहले तो आपने आर्टिकल 19 का उल्लंघन बुरी तरह से, जो भी है कल जो भी हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि रफ़ीक खान जी को एक दिन पहले पाबंद करने का कारण क्या था? क्या उनका रिकॉर्ड ख़राब था? क्या वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से थे? एक शांतिपूर्वक आदमी, जो समाज सेवा करता है, लोगों के मतलब फंसे हुए लोगों को निकालता है, उस आदमी को आप एक दिन पहले पाबंद करते हो। आखिर क्या डर था कि आपने उनको पाबंद कर दिया? दोस्तों, बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि हमारे संविधान ने जो हमें छूट दी, उस संविधान का कल उल्लंघन हुआ पूरी तरह से। हम गांधी के विचारों को मानने वाले लोग हैं। गांधी जी के विचार ये थे कि अहिंसा पूर्वक आपको अपना अधिकार लें, चाहे इसे आंदोलन करना पड़े या आपको रैली निकालनी पड़े। गांधी जी ने भी कई रैलियाँ निकाली हैं, दांडी मार्च। तो मैं कहता हूँ कि कल महात्मा गांधी के विचारों की हत्या हुई है, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या हुई है, और एक ऐसी पार्टी के थ्रू हुई है जो पार्टी कहती है हम गांधी को अपना आदर्श मानते हैं और बाबा भीमराव के पद चिन्हों पर चलते हैं। क्या आपको लगता है कल ऐसा हुआ? एक आदमी को बुलाया जाता है थाने, उनको रख लिया जाता है, उनके बच्चे बाहर वेट करते हैं, उनको पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर हम जाते हैं, हमें कहते हैं कि 151 में मतलब पाबंदी के लिए जो भी है। फिर सेकंड डे कोर्ट में ले जाया जाता है, फिर वहाँ से जेसी भेज दिया जाता है। दिस इज रेडिकुलस। सही नहीं था ये जो भी हुआ, गलत था। क्यों? क्योंकि आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और मैं मानता हूँ पूरी दुनिया में भारत जैसा लोकतांत्रिक देश कहीं भी नहीं है जो आपको, जिसका संविधान इतना फ्लेक्सिबल है, जो आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलता है, आपको हर चीज़ की आज़ादी देता है अकॉर्डिंग टू लॉ, इन अ लीगल वे। आपको मतलब आपको बोलने की आज़ादी, आप अपने हर चीज़ की आज़ादी आपको मिलेगी। मतलब आपको रिलीजन की आज़ादी है, एजुकेशन की आज़ादी है, आपको राइट टू प्रॉपर्टी है, आपके पास सब कुछ। उस देश के अंदर एक तानाशाही जैसा माहौल बनाया जाता है, और वो भी एक ऐसे आदमी के साथ जो समाज सेविक है। उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती ये थी कि वो कुछ समाज के मुद्दों को लेकर अशोक गहलोत जी के पास जा रहे थे। शायद अशोक गहलोत जी को पता भी नहीं होगा ये हो रहा था उनके साथ, जो भी है। तो दोस्तों, मैं तो कहूँगा कि ये जो आज जो भी हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी कमी है हमारी एजुकेशन की। हम शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा हमें ये चीज़ें सिखाती है, हम इससे महरूम हैं, ख़ास तौर पे हमारा तबका। हम जानते ही नहीं हैं, संविधान के बारे में नहीं जानते, आर्टिकल के बारे में नहीं जानते। हम सिर्फ वो जानते हैं जो हमें बताया जाता है कि
साहब ये गलत है वो गलत है। अरे आप किताबों में पढ़ो साहब, किताब आपको आज़ादी दे रहा, देश ऐसे आज़ाद नहीं हो गया, विरासत में मिला देश आपको आज़ादी, इसलिए आपको उसकी कदर नहीं है। क्रांतिकारियों का देश है ये, आंदोलनकारियों का देश है ये। क्रांतिकारी ना होते, आंदोलनकारी नहीं होते, देश आज़ाद नहीं होता। लोगों ने अपने कविताओं के माध्यम से इस देश को आज़ादी दिलाई। क्रांतिकारियों ने अपना खून बहा, जब आज़ादी मिली, अहिंसापूर्वक आंदोलन करे तब आज़ादी मिली। ऐसे आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली आपको। आपको ये आज़ादी मिली है, आज़ादी का मतलब यही था मेरे भाई कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद तो होना है, लेकिन पूंजीवादियों से, और जो हमारे समाज के अंदर बुराई है इन चीज़ से भी। क्योंकि आपको आपका आर्टिकल 15-16 क्लियर कह रहा है, एवरी पीपल आर इक्वल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सभी नागरिक समान है बिना किसी भेदभाव के, ना इसमें अमीर है ना गरीब है, ना कोई रिलीजन का मैटर है। तो आपका संविधान इस चीज़ के लिए कह रहा है। तो हम शिक्षा में बहुत पीछे आज भी, शिक्षित नहीं है, इसलिए हम डरते हैं हर चीज़ से, हर चीज़ से अपने अधिकारों के लिए डरते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या होती है हमें पता ही नहीं है। कल अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए देखो क्या हुआ है। एक आदमी की आज़ादी है, अपने विचार प्रकट कर सकता है सरकार पे, वो अपनी मांगे प्रकट कर सकता है इन अ लीगल वे तरीके से। वो लीगल वे से ही कर रहा था। उन्होंने 2-3 एप्लीकेशंस भी लगा रखी थी कमिश्नरेट ऑफिस में वगैरह सब जगह, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको पाबंद कर लिया गया। एक दिन पहले ही, घटना होने से पहले ही अपराधी घोषित करना। तो वही है हमारे में थोड़ी शिक्षा की कमी। दूसरी चीज़ सर मैं ये कहना चाहूँगा, रफ़ीक खंडेलवी जी जो है खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो समाज के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप देखेंगे आज़ादी से पहले दलितों पर बहुत अत्याचार होता था। उन्हीं के अंदर से एक लीडर बन के निकले बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने देश की संविधान की रचना भी की। उन्होंने आवाज़ उठाई दलितों के लिए, उनका उद्धार किया, क्योंकि वो लोग समझ चुके थे हमारा लीडर जो कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा है। बात को समझो। आज रफ़ीक खंडेलवी जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कैसे न कैसे हमारे समाज में एजुकेशन आ जाए, कैसे न कैसे हमारा समाज ऊपर आ जाए। क्योंकि ये वो वक्त नहीं कि राजा का बेटा राजा बने, ये वो वक्त है हकदार ही राजा बनेगा। रफ़ीक खंडेलवी जी ये चाह रहे थे कि आपका समाज कैसे ना कैसे सुधर जाए, आपकी आने वाली नस्लें से हो जाए, आपके बच्चे एजुकेटेड हो जाए, आपके बच्चों को ग्राउंड मिल जाए, आपके बच्चों को शिक्षित केंद्र मिल जाए वहाँ पर। तो उसका गुनाह ये था कि उसे जेल भेज दिया गया, ये गुनाह था उसका। वो अगर असगर जी जो ट्रेन हादसे में जिनकी मृत्यु हुई थी, अगर वो उनके मुआवजे के लिए जा रहे थे कल अशोक गहलोत के पास, और वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन के मैटर को लेके जा रहे थे, तो क्या गुनाह था ये? वो कौन सा ऐसा गलत काम कर रहे थे कि उनको पाबंद कर दिया गया? हो सकता है कि मैं ये बोल रहा हूँ तो कल पुलिस मुझ पर कार्रवाई कर दे 151 के अंदर कि भाई पब्लिक को जागरूक कर रहे हो, आप माहौल बिगाड़ रहे हो। भाई ये माहौल बिगाड़ने वाली बात नहीं है, जागरूकता की बात है। आप, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका संविधान और आपका लोकतंत्र जो आपको दे रहा है चीज़, उसके लिए बता रहा हूँ कि आपका लोकतंत्र जो है आपको किस चीज़ की आज़ादी देता है। ये आपके मौलिक अधिकार हैं। ये मौलिक अधिकार आपको खुद को लेने पड़ेंगे। कारण ये है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें पता ही नहीं मौलिक अधिकार क्या होते हैं। हमने तो हमारा मकान बना लिया, उसमें रह लिए, खा लिया पी लिया, ये हमारे मौलिक अधिकार है। अरे सर भाई साहब, आप टैक्स पेयर हो, गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, गवर्नमेंट चलती है हमारे टैक्सों से, वो हमें फैसिलिटीज़ देती है, हम पे एहसान नहीं करती, वो हमारे ही पैसों से हमें फैसिलिटीज़ दे रही है। एक तरीके से हम किराया दे रहे हैं उनको, हमारी सुरक्षाओं का, हमारी इंटरनल सुरक्षाएं जो पुलिस करती है, एक्सटर्नल सुरक्षाएं जो हमारे आर्मी करती है, ठीक है, फोर्स करती है। तो ये सब हमारे टैक्स हैं, और हम टैक्स दे रहे हैं तो हमें हमारा अधिकार भी चाहिए। देखो हमारी प्राइमरी जो ज़रूरत है ना, वो पहली है शिक्षा, दूसरा है हॉस्पिटल। तो ये हमारी प्राइमरी ज़रूरतें, नीड्स हैं हमारी, कि आप शिक्षित होगे तो आप समझदार बनोगे, आप अपने अधिकारों को समझोगे। और अब इसमें कहानी क्या आती है कि हमारे जो लीडर्स बन जाते हैं ना बड़े, वो कोई भी पार्टी के हो, वो चाहते ही हैं कि आप शिक्षित ना हो। आप शिक्षित होगे तो आप अपने अधिकार को समझोगे, अपनी नीड्स को समझोगे, आपको पता लगेगा हाँ मैं भारत में रह रहा हूँ और भारत का संविधान मुझसे क्या कह रहा है। वो मतलब मुझे मेरी नीड्स जो है वो मैं संविधान के थ्रू ले सकता हूँ,
लोकतंत्र के थ्रू देखो, लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र ऐसी चीज़ है कि बिना पब्लिक के लोकतंत्र बन ही नहीं सकता। आप एक देश को बना सकते हो, लेकिन देश को चलाने के लिए लोकतंत्र की ज़रूरत है, क्योंकि लोकतंत्र लोगों से बनता है। अगर लोग ना होंगे तो एक दो देश पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा, क्योंकि उस लोकतंत्र के अंदर जो वोटिंग करता है वो एक आम इंसान होता है, जो चुनता है किसी को भी, विधायक को, या विधायक के थ्रू मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है, सांसद को चुनता, सांसद के थ्रू प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो वो उनको चुनने वाले जो लोग हैं वो आप लोग हैं, मैं हूँ, एक आम आदमी। समझ लो, आम आदमी उलझा हुआ है। क्या उलझा हुआ है? कि मैं अपना दिन में कमाता हूँ साहब, शाम को घर आता हूँ, मेरा गुजारा चल जाएगा, ठीक है। उसको ऐसा उलझा रखा है कि तुम दिन भर कमाओ साहब, ये सोचने की शक्ति मत रखो कि तुम्हारी अधिकार क्या है, तुम्हारी नीड्स क्या है, क्योंकि जिस दिन आम आदमी जाग गया तो इन्हें पता है कि सरकारें हिल जाएगी। और ऐसा भविष्य में हुआ है। 1988 के अंदर वीके सिंह जी के अंडर के अंदर जनता दल बना था, आपको पता है। इतने सालों तक राज करने वाली कांग्रेस को उखाड़ फेंक दिया गया था जब आम आदमी रोड पर उतर गया था। तो आम आदमी की ताकत से लोग डरते हैं, और आम आदमी की ताकत क्या है? उसकी शिक्षा। जब तक वो शिक्षित नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा से ही आदमी सीखता है। शिक्षा से ये नहीं कि आपने पढ़ लिख ली, डिग्री कर ली, शिक्षा से वो ज्ञान हासिल करता है जो उसका संविधान दे रहा है, उसका देश दे रहा है, उसको उसके ह्यूमन राइट्स क्या हैं वो सब समझता है। आज हम, हकीकत बात है कि हम कोई क्रिमिनल्स नहीं है। अगर कोई पुलिस की गाड़ी देख लेते तो हम डर जाते हैं, या कोई खाकी वर्दी में देख ले डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर पैदा करा, शुरू से ही डर है, जबकि हम क्रिमिनल्स नहीं हैं। अरे भाई, वो आपके रक्षक है, भक्षक नहीं है। आपके टैक्स के पेमेंट से उनको तनख्वाह मिलती है, आपकी रक्षा के लिए बने वो। आपकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है, उनका फ़र्ज़ है। लेकिन हम तो ऐसा लगता है कि हमारी रक्षा खुद करते हैं। आप क्रिमिनल्स सुनना हो सर, आप चीज़ को समझो। आज रफ़ीक भाई जो खड़े हुए हैं वो एक समाज में उजाला लाना चाहते हैं आपके, क्योंकि आपका समाज बहुत नीचे है। आप तुलना करेंगे तो 1888 के अंदर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी थी, सर सैयद अहमद खान लेकर आए थे आज़ादी से काफ़ी साल पहले, ठीक है। क्यों लेकर आए थे? कि मेरी जो कौम के लोग, उन्हें पता था कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन ही हमें आगे लेके जाएगी। किसी चीज़ को अगर हासिल करना है ना, तो एजुकेशन उसके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के, ऐतिहासिक तौर पर बताऊंगा। तो सर सैयद अहमद खान जो थे वो 1988 के अंदर आपके देश के अंदर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनवाई, और क्या कहा उन्होंने कि मुसलमानों आओ, आगे बढ़ना है तो एजुकेशन करो। फिर वही कहानी, हमारे जो लीडर थे, आप हमारे मौलवी कुछ भी कह दीजिए, उन्होंने फतवे जारी कर दिए उसके ऊपर कि तो वेस्टर्न कल्चर की पढ़ाई बोलता है, कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ रुख कर रहा है, उसको इस्लाम के खिलाफ फतवे जारी कर दिए उसके ऊपर। वो बंदा 1888 के अंदर आपके लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनवा चुका होता है। आप ऐसे शख्स के, मतलब एक अल्लाह ताला ने तो इंसान भेजे हैं, मतलब मौज़ात भेजे हैं आपके लिए कि आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लोग भेजे हैं, लेकिन वो आप है। क्योंकि देखो, कुरान जो है, कुरान की पहली आयत है इक़रा बिस्मा खलक़नल इंसान। अल्लाह ताला पहली आयत में फरमा रहे हैं कि पढ़ अपने रब के नाम से, इल्म हासिल कर। इल्म की ताकत अल्लाह ताला ने कुरान में पहली आयत उतारी है। तो अल्लाह ताला कह रहा है इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। आपको कुरान भी दावत दे रहा है इल्म की। देखो, दुनिया में एक ऐसी कौम है यहूदी, इसराइली जो हैं, उनका आप इतिहास पढ़ोगे तो इनको हर जगह से खदेड़ा गया वक्त वक्त पर, और उनके पास काफ़ी पैसा था जो सब छीन ले गया वक्त वक्त पे। 1940s के दौर के अंदर, 1935 के 40s के दौर के अंदर जर्मनी के अंदर हिटलर ने 40 लाख यहूदियों को कत्ल किया है। उनकी दौलत छीन ली गई। पूरे यूरोप के अंदर यहूदियों को, मतलब एक गाली हो गई थी, यहूदी एक गाली हो गई थी, और लोग बागों ने उनके, मतलब यूरोपियंस ने उनकी प्रॉपर्टी छीन ली, उनका पैसा छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। फिर इनके बड़े बड़े जो उलेमा थे और इनके लीडर्स थे वो बैठे हैं, और उन्होंने बैठकर जब बात की, डिस्कशन किया, तो उन्होंने कहा कि हमसे सब छीन लेती दुनिया, दौलत, हम जो भी बड़ी बड़ी इमारतें बनाते सब छीन लेती है, यहाँ तक कि हमसे हमारा इंसानियत भी छीन ली गई है, हमें एक जानवरों की तरह रखा जाता है। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि हम अब ऐसी चीज़ करेंगे जो हमसे कोई नहीं सकता।
तो वो चीज़ थी उनके लिए इल्म। इल्म इल्म की ताकत कोई भी नहीं छीन सकता। मैं आपसे दोस्तों आपकी सारी चीज़ छीन सकता हूँ, आपकी दौलत, शोहरत, आपका मकान, सब छीन सकता हूँ, लेकिन आपका इल्म आपसे नहीं छीन सकता। आज वो इल्म की ताकत से वो देश देखो इनडायरेक्टली पूरी दुनिया पे राज करता है। उसी कौम में से निकले एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनके दिमाग की जब बाद में रिसर्च हुई थी तो बताते थे 13% दिमाग चलता था। इतने बड़े बड़े साइंसदान दिए इन्होंने, एक आम आदमी का 6% दिमाग चलता है, 13% दिमाग चलता था आइंस्टाइन का। तो उस कौम ने ठोकर खाकर इतने से बचे थे एक इल्म की ताकत से, पूरी दुनिया में इनडायरेक्टली। देख लो आप मिडिल ईस्ट का क्या हाल कर रखा उन्होंने, जबकि खूब पैसा मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन चलती इसराइल की है। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में इनडायरेक्टली वे में राज करता है इसराइल, बिकॉज क्योंकि उन्होंने अपने कौम के अंदर, अपने समाज, अपने माशरे के अंदर एजुकेशन को महत्व दिया, एजुकेशन को मस्ट किया। आज हमारा समाज जो पीछे है एजुकेशन की वजह से, किसी की वजह से नहीं मानता मैं। लीडर्स आएंगे, लीडर्स आपको ऐसे ही कहेंगे, वोट चाहिए लीडर्स को, सबको। हर लीडर आएगा वो यही कहेगा, वो उसको पता है कि जिस दिन ये पढ़ लिख लेंगे तो ये समझ सकेंगे कि हमारा लीडर कैसा होगा, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमें सिर्फ सबसे पहले मेरे भाइयों एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। और हमारे बच्चों को मैं कह रहा हूँ, आप 2 रोटी कम खा लो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर भविष्य में आपको आगे बढ़ना है, आपका मुस्तकबिल बचाना है, तो मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। आपका बच्चा पढ़ेगा तो उसका भविष्य बनेगा, वो समझेगा चीज़ को। आज हमें मतलब रोड पे कह दिया जाता है कि साहब हिजाब कानून आ गया, फॉर एग्जांपल हिजाब का कानून आ गया, बोले आ जाइए रोड पे, हिजाब के खिलाफ बात हो रही है। हमारे उलेमाओं ने कहा, सबने कहा, हम बैठ गए रोड पे। हम बीमार का इलाज कर रहे हैं, बीमारी का नहीं कर रहे हैं। हम क्यों बैठे हमें नहीं पता, सिर्फ हिजाब, साहब हिजाब हिजाब। देखिए एक कोई भी कॉलेज या स्कूल होता है उसका एक प्राइवेट प्रेमिसेस होता है जिसमें उसके रूल्स होते हैं, उसके प्रेमिसेस में प्राइवेट रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बच्चा किसी स्कूल में जाता है, उसका व्हाइट शर्ट है तो व्हाइट शर्ट पहनाएंगे आप, ब्लैक शर्ट नहीं बना सकते, या तो आपका खुद का स्कूल बनाओ ब्लैक शर्ट के लिए। तो हम एक बीमार का इलाज कर रहे थे, ना कि बीमारी का। बीमारी का इलाज क्या था, हम बीमार का इलाज कर रहे थे। हमने शुरू हो गए प्रोटेस्ट करने रोड के ऊपर, मीडिया में आ गए लोगों ने, सरकार ने हमारी जो भी है सेंट्रल में गवर्नमेंट, उन्होंने हमारी फ़ोटो बना ली, साहब ये देखो ये सच्चाई है इनकी, ये मुस्लिम्स हैं, ये रोड पे आ जाते हैं, इनका काम ही यही है, ये रोड पे बस आके कर ये बीमार का इलाज कर रहे हो। बीमारी का इलाज ये था कि आज 2 साल से ऊपर होने का रहे हिजाब वाले मैटर पे किसने मुस्लिम इदारा बनाया हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहन बेटियाँ हिजाब में पढ़े, आपने इदारा बनाया कभी? सिर्फ प्रोटेस्ट करने बैठ गए। अरे भाई वो उनका प्राइवेट था, आप अपना प्राइवेट इदारा क्यों नहीं बनाते? अरे मुसलमानों के पास कई पैसे वाले भी हैं, मिडिल क्लास भी है। अरे भाई पैसा इसमें लगाओ, आप अपना चंदा इकट्ठा करो, आप अपने माशरे में मतलब अपनी बहन बेटियां पढ़े हिजाब के अंदर क्यों नहीं करते? आप दूसरों के रहमो करम पे क्यों पढ़े हो साहब? उसका प्राइवेट है, प्राइवेट रूल्स है, उसको आप नहीं तोड़ सकते। आप अपना क्या बनाया? आज आप देखोगे जैन समाज आपसे छोटा सा है, कितने हॉस्पिटल्स उनकी संस्थाओं के, कितने एजुकेशन हब बना रखे उन्होंने। सिंधियों को देख लो आप, पंजाबियों को देख लो, सिखों को, हाँ अग्रवाल समाज को देख लीजिए। आपने अपने समाज के लिए ना तो कोई एजुकेशन इदारे बनाए। एक जामिया है जो अराउंड मेरे हिसाब से 1986-85 के दौर की है, और एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सर अहमद खान बना के गए थे। मैं ये पूछता हूँ उसके बाद कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाई है आपने? आपके जो लीडर्स और आपके जो उलेमा है वो आपको रोड पे 2 मिनट में बिठा देते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए नहीं बोलते कि हम हमारे लिए इदारा बनाए। बीमारी का इलाज नहीं हो रहा, बीमार का इलाज हो रहा, फिर हम बैठेंगे कुछ भी होगा, लेकिन हम हमारा इदारा नहीं बनाएंगे, हम हमारा कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं बनाएंगे। आज रफ़ीक खान यही तो कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, जो हमारे हक़ में ज़मीन है, क्या हम उस ज़मीन पे हमारे लिए कोई एजुकेशनल इदारा नहीं बना सकते? हमारी बहन बेटियाँ हिजाब में पढ़े, ऐसा नहीं कर सकते? किन के लिए कर रहे थे? हमारे लिए ना। अरे भाई हमें सिर्फ सरकार ज़मीन दे दे, हम हमारे से जो चंदा हो पाएगा उससे बना लेंगे मेरे भाई। लेकिन हम इस चीज़ को समझने क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि हम एजुकेटेड नहीं हैं, हमें पता ही नहीं वफ़ क्या होता है। वफ़ वो ज़मीन होती है भाई, जैसे कि नवाब कल्याण खान ने ज़मीन दी थी तो उनकी कोई संतान नहीं थी, उनके पास ज़मीन थी तो उन्होंने ज़मीन वफ़ को नाम कर दी। वफ़ यानी कि आने वाले में मेरे समाज के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर कुछ भी उन्नति के लिए कोई काम करना हो,
फॉर एग्ज़ाम्पल मस्जिद हो जाए, मदरसा हो जाए, या कोई एजुकेशनल इदारा बन जाए या सामुदायिक केंद्र बन जाए, जिससे हमारा उद्धार हो सके, वो ज़मीन इसलिए वक्फ को खरीदनी। और वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन बाद में हमने गवर्नमेंट को दे दी, एमएलए क्वार्टर्स बने जब। अब वो एमएलए क्वार्टर जब गए तो वो वक्फ की बोर्ड आप नीलाम नहीं कर सकते। लेकिन आज कारण क्या है, वक्फ के जो वक्फ बनाया गया है ना, जो आज वो गवर्नमेंट के अंडर में है, वहाँ उन्हीं के लोग बिठा दिए जाते हैं। अब क्योंकि हमें पता ही नहीं है वक्फ के बारे में, वक्फ बोर्ड सुना, सिर्फ वक्फ के बारे में पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड ये हमारी ज़मीन है साहब, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ी है, इस पे हमारा अधिकार है। अब कई लोग बोलते रहे यार क्या स्टे लगी हुई ज़मीन, वक्फ बोर्ड की ज़मीन तुम क्यों मांग रहे हो? अरे वक्फ बोर्ड तुम्हारा, वक्फ की ज़मीन तुम्हारी है मेरे भाई। और रही बात स्टे की, तो स्टे की ज़मीन में एक सवाल करता हूँ, स्टे की ज़मीन है, स्टे किसके बीच में लगा है? अभी जैसे वक्फ बोर्ड पर प्रेशर डाला गया, कई समाज सेवी बैठे उसके अंदर जिन्होंने प्रेशर डाला, तो वक्फ लड़ रहा है जेडीए से, और जेडीए किसके अधीन में आता है? राजस्थान गवर्नमेंट के, अशोक गहलोत जी के। तो अशोक गहलोत जी से तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि कृपया आप जेडीए से अपना बैक लेकर ये ज़मीन वक्फ के हाथ में देते हैं। भाई जेडीए अशोक गहलोत जी के अधीन है, और वक्फ बोर्ड की हम मांग कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड और जेडीए लड़ रहा केस, तो हम अशोक गहलोत से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जेडीए आपके अधीन आता है साहब, गलत थोड़ा कर रहे हैं। तो चीज़ों को समझना, पहले हम चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। ये ज़मीन आने वाले वक्त में आप लोगों के बच्चों का भविष्य है, मुस्तकबिल बनेगी। और जब आप एजुकेशन लोगे, आप इल्म हासिल करोगे, तो आपको मैंने उदाहरण दे दिया इज़राइल का, एक ऐसी कौम का जिसको सबने ठुकराया, उनके वतन से भी निकाल दिया गया था, आज उसी वतन में बैठे एजुकेशन के दम पर। मेरा भाई ऐसा हाल रिया, तो आज तुम्हारा हाल भी वही होगा, क्योंकि एजुकेशन जब तक नहीं आएगी ना, शिक्षित नहीं होगे, कुछ नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, 1-2 रोटी कम खा लो, अपने बच्चों को पढ़ाओ अपने बच्चों को, जितना हो सके उतना पढ़ाओ। दीनी तालीम तो फ़र्ज़ है आप पर, वो तो आप पढ़ो, आप दुनियावी तालीम पढ़ाओ। आप दुनियावी तालीम नहीं पढ़ोगे तो आप दीनी तालीम को भी तबलीग नहीं कर पाओगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, कि आपको एक साउथ इंडियंस को दावत देनी है दीन की, आप हिंदी में तो दे नहीं सकते, जाहिर सी बात है, या तो आप साउथ की लैंग्वेज लाओ या इंग्लिश लाओ। मैं आपके देश में बता रहा हूँ, तो माध्यम कौन बना? इंग्लिश। तो कई चीज़ कड़ी से कड़ी जुड़ती है, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कुरान के अंदर, इक़रा बिस्मिका खलक़ल इंसान, कि इल्म की ताकत, इल्म हासिल करो, कुरान के राम से इल्म हासिल करो, शिक्षित बनो। और शिक्षा का बहुत महत्व है मेरे भाई, बहुत महत्व है। आप अपने अधिकारों को समझोगे, आप हर चीज़ को समझोगे। अगर आपने अपने अधिकारों को नहीं समझा, तो आप इसी प्रकार, आज कहते हैं मुसलमान के साथ ये हो रहा, मुसलमान के साथ हो रहा है। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आज वक्फ बोर्ड की ज़मीन का जो कोर्ट में चल रहा है, उसके लिए हमें एडवोकेट हायर करना पड़ा है, लॉयर हायर करना पड़ा, हमें पैसे देकर लॉयर लेना। हमने हमारे इतने बड़े लॉ कॉलेज नहीं बनाए हमारी संस्था के, कि हमारे लॉयर हमारे अधिकारों के लिए लड़े, नहीं बनाए। रियल है, आज आप अपने लॉ कॉलेज बनाते हो, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे कहीं पे भी इदारे बनाते हो, आप एक लॉ कॉलेज भी बनाते हो, वहाँ से आपका बच्चा लॉ करता है, वो आपके अधिकारों के लिए लड़ेगा नहीं? लड़ेगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे भाइयों, ये ज़मीन जो है, ये आपकी पुश्तैनी ज़मीन है, आपको कोई एहसान नहीं कर रहा, आपको कोई गिफ्ट में नहीं मिल रही है, ये आपकी ज़मीन है, आपकी ज़मीन के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। वो बंदा समझता था, कोई पढ़ा लिखा था, समझता है वो बोर्ड को। मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे भाई, वो खुद के लिए नहीं लड़ रहा, वो हमारे समाज के लिए लड़ रहा, और हमारा समाज एजुकेटेड हो जाए इसलिए लड़ रहा है, कि हमारा समाज एजुकेटेड होगा, आगे चले। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अपना अधिकार मुंह से मांगे, अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के दायरे में रहकर, कानून को समझ कर, यूँ नहीं कि चिल्ला चिल्ला के मांगे, नहीं। हम चाह रहे हैं कि संविधान के अनुसार, आर्टिकल के अनुसार, जो आर्टिकल हमें देता है, जैसे कि आर्टिकल 15-16 मैंने बताया था आपको, एवरी पीपल आर इक्वल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सभी नागरिक समान है। तो रफ़ीक खंडेलवी जी को परमिशन नहीं दी गई, औरों को परमिशन दे दी गई, तो समानताएं ख़त्म, असमानता स्टार्ट हो गई। क्योंकि रफ़ीक खंडेलवी को क्यों नहीं दी गई? फिर क्या कारण था कि रफ़ीक खंडेलवी को क्यों नहीं दी गई? रफ़ीक खंडेलवी कोई क्रिमिनल तो थे, उनका रिकॉर्ड तो ख़राब थे नहीं। तो आर्टिकल 15-16, अब इन आर्टिकलों के थ्रू जब आप चीज़ को समझोगे, आज कल खड़े होगे, तो इन आर्टिकल के थ्रू आप बता सकते हो कि मेरा ये अधिकार है। आर्टिकल 19 मैंने बताया, राइट टू स्पीच, आपको बोलने का अधिकार है।
आप बोल सकते हो, आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हो। सत्ता में चल रही सरकार से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? विपक्ष से नहीं मांग सकते आप। आज कांग्रेस ही कहती है कि हम सत्ता से सवाल नहीं कर सकते। आज हमने जब सत्ता में कांग्रेस से सवाल किया। जब दूसरा, अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली के अंदर राहुल गांधी जी ने कोई रैली निकाली थी, इसमें राजस्थान के विधायकों को इनको एंट्री नहीं होनी थी दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि उन्होंने कहा था परमिशन नहीं है आपके पास, जिसमें लाठियां भी चली थी। आप भी तो अपने अधिकारी के लिए लड़े हैं, आप भी तो गए। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं हम गांधी के आदर्शों को मानते हैं, गांधी के आदर्शों को मानते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर के 25 चिन्हों पर चलते हैं। क्या यही गांधी के आदर्श हैं कि एक समाज सेवी को जेल में बंद कर दें, उसको जेल से भिजा दिया जाए? ये गांधी के आदर्श हैं? अरे गांधी तो खुद आंदोलन करी थे, गांधी जी ने तो खुद ने यात्राएं निकाली है, और हम गांधी जी को मानने वाले हैं, गांधी जी के वंशज है। क्रांतिकारियों का देश है, आंदोलनकारियों का देश है ये, और आंदोलन बिना ये देश आज़ाद नहीं हुआ है। अच्छा चीज़ देखिए, गांधी जी पर जो ज़माने में जो भी क्रांतिकारियों पर लाठियाँ चली, वो एक विदेशियों ने चलाई है, ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने। लेकिन आज हम पे कौन चला रहा? हमारे देश के लोग। क्या ये था गांधी के सपने का भारत? क्या ये था भीमराव अम्बेडकर के सपनों का संविधान? ये था कि एक आम आदमी जो अपनी वोट की ताकत से सरकार बनाता है। क्या सरकार भूल जाती है कि इसका वोट कितना अमूल्य है? अमूल्य, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। सरकार तो समझती है 500-500 रुपये के वोट मिलते हैं। एक आदमी का वोट बहुत अमूल्य होता है भाई। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ आप अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाएं, और ये वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है इसको आप इजीली न लें। ये आज नहीं मिली तो कभी नहीं मिलेगी ज़िंदगी के अंदर। इसके लिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितना हो सके कानूनी दायरे में, अकॉर्डिंग टू लॉ, जो आपका संविधान आपको इजाज़त दे रहा है, जो लोकतंत्र में आपको आज़ादी मिली है, एक रिपब्लिक देश में आप रहते हो, आप तानाशाह मुल्क में नहीं रहते हैं। आप एक तानाशाह मुल्क में नहीं रहते, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, जिसमें आपको मैं कहता हूँ, मैं गर्व करता हूँ कि मैं भारत में रहता हूँ, और ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहता हूँ कि जिसने आपको आज़ादी दी है, आपके विचारों की भी आज़ादी दी है, तो आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। आज नरेंद्र मोदी को आप चौकीदार है, चोर बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री को, एक प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं, ये आपका अधिकार ही तो है। अगर तानाशाह मुल्क होता तो आपको डाल दिया जाता। एक चाय वाला बोल सकते हो, ये आपको, आपका देश इस चीज़ का आपको अधिकार दे रहा है। अगर आप तानाशाह मुल्क में होते हैं तो आप अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको कि आप अपने अधिकारों को समझिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी को समझिए, कि आपको आज़ादी ये नहीं कि आप घूम रहे हैं, ये नहीं, आपके विचारों की, आपके अधिकारों की, हर चीज़ की आज़ादी होती है मेरे भाई। तो मेरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप इस वक्फ बोर्ड की ज़मीन के लिए जितना हो सके मेरे भाई इस वीडियो को शेयर करिए। दूसरा, आप इस वक्फ बोर्ड की ज़मीन के लिए आप ज़मीन से उतर जाइए भाई, और अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अंतर्गत अहिंसा पूर्वक हमें इंसानियत चाहिए, हमें अहिंसा पूर्वक। और मैं कहता हूँ अहिंसा पूर्वक, आप जब गांधी जी ने देश को आज़ाद करा दिया, गांधी जी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, और देश आज़ाद हुआ कि नहीं हुआ ना? तो मेरे भाई वैसे ही हमें अहिंसा पूर्वक इस वक्फ बोर्ड की ज़मीन लेनी है, ये हमारा हक है, और इंशाअल्लाह भारत का संविधान हमें इसकी इजाज़त देता है, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि हमारा जो लोकतंत्र है और संविधान है हमें ये चीज़ दिलाएगा। ये कब दिलाएगा? जब हम उस चीज़ को समझेंगे, उसके हिसाब से लड़ेंगे। हम कुछ और हिसाब से लड़ रहे भाई, हम नारे लगाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। नारों से नहीं होता कुछ भी। आप चीज़ को समझिए कि अगर ये ज़मीन आपको मिल गई तो ये आपके काम में आएगी, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा। जैसे कि मैंने कहा था, आपके पास लॉयर हायर करने पड़ते हैं आपको अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, लॉयर नहीं है आपके पास। हर समाज ने अपनी उन्नति कर ली, मेरा समाज आपके बाद में आया था, बहुत उन्नति कर चुका है। गुर्जर समाज बहुत उन्नति कर चुका है, उनको आरक्षण का पता नहीं था, हम तो आरक्षण भी नहीं मांग रहे। जब भैंसला ने कहा कि आरक्षण चाहिए तो उनको पता नहीं था गाँव के लोगों को क्या होता आरक्षण, खड़े हो गए साहब। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य बन जाएगा। लेकिन हम कहाँ हैं? हम आरक्षण नहीं मांग रहे, हमें आरक्षण की ज़रूरत भी नहीं है। इंशाल्लाह हम कमा लेते हैं सब कुछ, लेकिन मेरे भाई कुछ चीज़ होती है अधिकारों की। ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन आपकी खुद की है, ये नीलामी की कगार पे है, ये जाने वाली आपके हाथ से। प्लीज़ कानूनी दायरे में रहकर आप इसको सीरियस लीजिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। एक रोटी कम खा लोगे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके बच्चे का भविष्य बन गया, आने वाला वक्त आपका सुधर जाएगा। आपका जो तबका है ना, जो आज आप कहते हो डाउन है, वो तबका मजबूत हो जाएगा मेरे भाई, बहुत मजबूत हो जाएगा तबका। आपको इसराइल की मैंने एग्जाम्पल दिया है, आज वो देश कहाँ है?
वो लोग कहाँ हैं? मेरे भाई ऐसे बनो, एजुकेटेड होकर फिर लड़ो, फिर मुंह की लड़ाई लड़ो आप, कॉम्पिटिशन में लड़ो आप, हर चीज़ में लड़ो आप। आपके बड़े बड़े लॉयर बनाए, है ही नहीं हमारे पास कुछ। हमें तो बस बिठा दिया जाता रोड पे, हमें पता ही नहीं है। हम इलाज, बीमारी का इलाज कर ही नहीं रहे, बीमार का इलाज कर रहे हैं। चंद लोगों के लिए हमारे लीडर बिठाते, कोई भी बिठाते, हम बैठ जाते हैं, फिर खड़ा करते, खड़े हो जाते हैं और हमें मीडिया में शो कर दिया जाता। साहब ये है इनकी, ये लोग देश में रहने लायक ही नहीं है, शांतिपूर्वक रह ही नहीं सकते। ये जब देखो जब रोड पाते हैं। आप अपने आप को उस काबिल बनो कि आप रोड पे नहीं आए, आप अपना हक मांगो कोर्ट से, संविधान के थ्रू। संविधान जो आपको राइट्स दे रहा है, आपको जो अधिकार दे रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स को पहचानो। मौलिक अधिकार क्या है आपके, इस चीज़ को समझो। तो भाई मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक तो रफ़ीक भाई जो अभी इस वक्फ बोर्ड की ज़मीन के लिए जो भी कर रहे हैं, मैं कहता हूँ उनसे जुड़िए, जितना हो सके आप जुड़िए। वो पर्सनल नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड आपकी ज़मीन है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल सुधार सकता है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाइए और इस वक्फ बोर्ड की ज़मीन के लिए आप कानूनी दायरे में रहकर शांतिपूर्वक इसका प्रोटेस्ट करिए। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़।